अपन तो अब सत्यम रिकॉर्ड करेगा सारा कुछ, ठीक है, और वो आपस में अपन शेयर कर देंगे। लेकिन उसको वैसे नहीं करना, मतलब उस पर यूट्यूब वगैरह ऐसे कुछ नहीं डालना, अपन को वो जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रेशमिक मिक्सचर के लिए द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 50% एल आइसोमर % डी आइसोमर इज कॉल्ड अ रेशमिक मिक्सचर। अब मान लो अपन को ऐसे गिवन है कि भाई ये 50% ये है और 50% ये है, तो अपन इसको लिखते हैं भाई ये हो गया, मान अज्यूम कर लेते हैं अपन इस कंपाउंड के, जो अगर ये डी आइसोमर है ना, और ये एल आइसोमर है, ठीक है, ये डी आइसोमर है और ये एल आइसोमर है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन है डी का प्लस 8.25 डिग्री, इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन है माइनस 8.25 डिग्री, इसका ऑप्टिकल रोटेशन है। अगर अपन को ये ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है और 50% ये हो और 50% ये होगा, तो दोनों के रोटेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो जब दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो ये इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, ये अलग रोटेट करना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो रिजल्टेंट रोटेशन क्या आएगा अपने पास? 0। Racemic mixture, the solution which contain 50% plus isomer and 50% minus isomer is called the racemic mixture. Since their magnitude will remain same for a molecule, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का रोटेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस की तरफ जाना चाहता है, ये प्लस की तरफ जाना चाहता है। अगर कैंसिल आउट होगा तो फिर उस केस में ऑप्टिकल रोटेशन आएगा 0। तो अपन लिखेंगे ऑल racemic mixtures are optically inactive. All racemic mixtures are optically inactive. क्यों? क्योंकि जो उसमें मिक्सचर में 50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होगा। अगर 50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दोनों का रोटेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस। So we'll say that all racemic mixtures are optically inactive. The mixture which contain in any other proportions, are called enantiomeric mixtures. So we'll write that the mixture which contain है ना, D and L isomers in different proportions आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, परसेंटेज is called enantiomeric mixture। तो भाई enantiomeric mixture में इसको भी बोल सकता हूं, क्योंकि डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब जब 50-50% होगा तो वो enantiomeric mixture क्या हो जाएगा? रेशमिक मिक्सचर। मतलब enantiomeric mixture रेशमिक मिक्सचर हो सकता है, enantiomeric mixture रेशमिक मिक्सचर बोल सकते हैं, क्योंकि वो कब हो जाएगा फिर 50-50% पे। अगर 50-50% के अलावा कोई दूसरा है तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं अपने पास ये दोनों गिवन है, ये 50% है, ये 50% है, तो अपन उसे रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। अगर ये 80% है और ये 20% है, तो अपन कहेंगे कि भाई ये 80% है, ये 20% है, तो 20% इसके 80% में से 20% का रोटेशन कैंसिल आउट कर देगा। अगर ये 20% है और ये 80% है, टोटल 100% हो गया, तो इसका माइनस इसके प्लस का 20% तो कैंसिल आउट कर देगा। जो 60% बचेगा ना, that will be called as enantiomeric excess। मतलब ओवरऑल रोटेशन क्या आने वाला है? क्यों? क्योंकि 20% ही इसके 20% को कैंसिल आउट कर पाएगा। मतलब अपन ऐसे कर लें कि मान लो परसेंटेज की जगह ये +8 है, ये -2 है, मैं क्या करूंगा भाई, इसका -2 है, इसका +8 है, तो इसका +2 इसके -2 से कैंसिल आउट हो गया।
इसका +2 इसके -2 से कैंसिल आउट हो गया, तो जो +6 बचा वो तो प्योर बचा ना मिक्सचर में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इनेंशियोमेरिक एक्सेस या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी। तो अपन लिख लेते हैं भाई, व्हाट इज इनेंशियोमेरिक एक्सेस एंड ऑप्टिकल प्योरिटी। तो अपन लिखते हैं, ये अपना 5th पॉइंट हो जाएगा, ये 4th पॉइंट अपन ने लिखा था, तो अपन लिखते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल, लिखो भाई ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है उसमें। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे लिखना है, तो देखते हैं अपन। तो लिखो ऑप्टिकल प्योरिटी, the mixture that is neither the mixture that is neither the mixture that is neither optically pure the mixture that is neither optically pure nor racemic mixture nor racemic mixture nor racemic mixture. In these cases we calculate the optical purity of the mixtures. Thus the ratio of its rotation, the ratio of its rotation to the rotation of pure enantiomer is called optical purity. तो मैं ऑप्टिकल प्योरिटी को लिख सकता हूं, जैसे अपन को गिवन होगा ऑप्टिकल प्योरिटी, तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, अपन ने ऑप्टिकल रोटेशन किससे लिखा था, अल्फा से कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज द रेशियो। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इट विल बिकम परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। इसको एग्जांपल में डालते हैं, राइट ना, एक एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई अपन कैसे बताएंगे कि ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे है। तो हमें तो जैसे आपने अभी बताया था कि भाई -2 और +8 बिल्कुल वैसे ही अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अपन एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ऑप्टिकल प्योरिटी की बात कर लेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट 1 में लिखते हैं अपन ऐसे कि भाई ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करते हैं। इफ वी टेक, आप इसमें ना एक क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल देता हूं, आप लिख लो। इफ वी टेक 2 butanol, if we take 2 butanol, if we take 2 butanol with its observed optical rotation, with its observed optical rotation, with its observed optical rotation +8, with its observed optical rotation +8, ठीक है, and the optical rotation of pure 2 butanol is the pure optical rotation is +12.
is +12. ठीक है, that is +12. Then calculate the percentage of purity. Then calculate the percentage of purity. Then calculate the percentage of purity and the percentage of D and L isomers. पहले मैं आपको समझा देता हूं, ये 2-ब्यूटानॉल है अपने पास, ठीक है ना। अपन को फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या समझना है, क्या आप मुझे दे रहे हो, वो मैं आपको समझाता हूं। 2-ब्यूटानॉल का ऑप्टिकल रोटेशन होता है, प्योर ऑप्टिकल रोटेशन होता है +12। ये उसका ऑप्टिकल रोटेशन। मैंने क्या किया है, मैंने एक D फॉर्म लिया हुआ है और एक L फॉर्म लिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्यूशन में मिक्स कर रखा है। जब ये प्योर होते हैं, प्योर D इज +12, L इज -12, ये प्योर है। जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो D इज +8 और वहां पर L भी गिवन था। मतलब जब मैंने D और L ऐड किया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का जो रोटेशन था अल्फा, दैट इज कमिंग आउट टू बी +8। अगर ये सॉल्यूशन है और इसमें D और L का ऑप्टिकल रोटेशन +8 आ रहा है, मतलब D ज्यादा था और L कम था। भाई ये अगर प्योर है तो +12 रहा होगा और ये -12 होना चाहिए, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद ये +8 बच रहा है। इसका मतलब है ये क्या था, आपने मिक्सचर में कितना ऐड किया था, -4 ऐड किया था। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर आपने ये -4 ऐड किया था इन द मिक्सचर, तो इसका -4 इसके +12 को ऑप्टिकल रोटेशन में कैंसिल आउट करेगा। तो -4 12 + 12 को अगर कैंसिल आउट करेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा। तो फिर ये ऑप्टिकली प्योर हुआ ना, फिर तो 8। भाई ये तो मिक्सचर हो गया, -4 + 4, वो तो मिक्सचर के फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्योर डी कितना एक्सेस में है, +8। तो उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई +8 ज्यादा है, और अगर इसका मैक्सिमम ऑप्टिकल रोटेशन होता तो कितना होता है, +12। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी विल बी इक्वल टू, अपन लिखेंगे ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज 8, और ये हो जाएगा 12, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो विल गेट दैट 2/3 into 100, so you got around, that is 2/3। अपन को पता है कितना होता है, we'll write that almost 67% आ गया, ये 67%। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ प्योर, अपन देंगे परसेंटेज, तो अपन को क्या मिल गया, ये डी फॉर्म वो है जो एक्सेस में था। अभी वो डी फॉर्म कहां है, तो अपन ने क्या किया, ये वो डी फॉर्म है जो एक्स्ट्रा प्योर है। वो डी फॉर्म कहां है जो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो अपन कहेंगे वो तो रेशमिक मिक्सचर था, तो अपन कहेंगे परसेंटेज ऑफ प्योर डी फॉर्म, that will be equal to, and percentage of pure L form। तो परसेंटेज ऑफ प्योर L फॉर्म देखते हैं, परसेंटेज ऑफ प्योर D फॉर्म देखते हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ प्योर D फॉर्म होगा वो तो हो जाएगा 67%, प्लस जो कैंसल आउट होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कि अगर 67% ये है, देन रेशमिक मिक्सचर कितना था, रेशमिक मिक्सचर था 100 - 67, and that comes out to be 33%। तो रेशमिक मिक्सचर 33% का मतलब है कि जो कैंसल आउट करते हैं वही तो रेशमिक मिक्सचर होते हैं। तो इसका मतलब है रेशमिक मिक्सचर में जो कैंसल आउट हुआ है
उसमें आधा डी फॉर्म होगा और आधा एल फॉर्म होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो भाई ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 2 इसका परसेंटेज, और एल फॉर्म हो गया क्योंकि वो नेगेटिव था वो इसका परसेंटेज आ गया। क्योंकि हमारे पास अगर ऑप्टिकल प्योरिटी आया तो ये 8 प्लस 8 क्या आ गया अपने पास, ये आ गया था अपने पास 67%। ठीक है भाई, तो बाकी 37% का क्या रिस्क होगी। अगर 37% रिस्क हो गया तो मतलब रिस्क मतलब प्लस भी है और माइनस भी है ना 37% में। हाँ, अगर प्लस और माइनस दोनों है 37% में तो प्लस आधा प्लस होगा आधा माइनस होगा, क्योंकि वही तो कैंसिल आउट कर रहे हैं रोटेशन। तो अपन ने कहा अच्छा ये डी फॉर्म था तो टोटल डी फॉर्म कितना हो गया सोल्यूशन में 67 प्लस 33/2, और एल फॉर्म कितना हो गया 33/2। able to write that, तो अपन कहेंगे ये हो गया अपने पास 16.5% और इसमें ऐड कर लेंगे 16.5%, तो बाकी बचा हुआ अपने पास कितना हो गया 83.5%। ये अपना आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो। इसी को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल प्योरिटी। एनेंटियोमेरिक एक्सेस अगर कैलकुलेट करना है तो कितना एक्सेस में है 67% एक्सेस। ये एनेंटियोमेरिक एक्सेस हो गया भाई। भाई यहाँ पर एनेंटियोमर्स मतलब अलग अलग परसेंटेज ना दोनों का, तो जो एक्सेस में होगा उसका कितना परसेंटेज है 67% है। दैट इज एनेंटियोमेरिक एक्सेस। You got it? कि भाई हमें कैसे बताना है व्हाट इज एनेंटियोमेरिक एक्सेस एंड व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी। अब इसके बाद अपन चेक करते हैं, तो यू गॉट इट भाई, कैसे अपन को सोच के बताना है कि कैसे एनेंटियोमेरिक एक्सेस बताना है, कैसे अपन को अरेस्मिक मिक्सचर बताना है। ठीक है भाई, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे बट पहले अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अपन को कैलकुलेट करना है, जैसे अपन ने लिखा था कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स। ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स, तो अपन पढ़ रहे हैं कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स, मतलब अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे बताएंगे मॉलिक्यूल्स में। सो हाउ टू कैलकुलेट द ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स। चलो देखते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया अपन को कैसे करना है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, जैसे आपने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे उसमें कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे अपन ने ऑड और इवन नंबर करके, तो इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। एक पॉइंट में लिखूंगा if molecule is asymmetric, मतलब उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं, the number of optical stereoisomers is number of optical stereoisomers। ठीक है, 2 to the power of n हो जाएगा, where n is the number of chiral centers, where n is number of chiral center, और आप उसे डिसिमेट्रिक सेंटर भी लिख सकते हैं, ऐसा सेंटर जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, वही कायरल सेंटर होता है। दूसरा है इफ मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें मॉलिक्यूल कैन हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देन मैंने कैन हैव लिखा है, तो देन ए पार्ट नंबर ऑफ वी कैन से दैट ऑप्टिकल, देन ए पे लिख देता हूं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, है ना।
स्टीरियोइसोमर्स, वो चेक कर लेते हैं अपन। फॉर number of stereoisomers for even number of chiral centers. A part even number of chiral center. तो अगर even number of chiral center present है तो I will write the formula as, तो अपन फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? It will be like this: 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1. ये हो जाएगा भाई फॉर्मूला। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस बता रहे ना कि किसी अरेंजमेंट में पीओएस आएगा ना। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। बी, अगर ऑड नंबर है ऑफ कायरल सेंटर, देन इन दैट केस आई विल राइट दैट 2 to the power of n minus 1 minus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे भाई अगर ऑड नंबर है कायरल सेंटर, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर होगा तो ये लिखेंगे अपन, और ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर होगा तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो फिर अपन ऐसे लिखेंगे that will be equal to 2 to the power of n minus 1 minus n by 2, 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना। तो अपन लिखेंगे ये हो जाएगा 2 to the power of n minus 1 ही बचेगा फिर तो। लेकिन अगर अपन से पूछा गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, तो वो अपन इससे कैलकुलेट करके बता सकते। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए वी आर हैविंग दिस, और मतलब जब अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोस्टली अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल है तो अपन बना के कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हाउ मेनी एटम्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन टार्टरिक एसिड के लिए लेते हैं। मम्मी से चालते। कोई डाउट है? तो टार्टरिक एसिड में क्या होगा? विल राइट लाइक दिस, OH है और CHOH है और फिर अपन CHOH लिख लेते हैं और फिर COH लिख लेते हैं। इसमें अपन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। भाई ये सिमेट्रिक हो सकता है ना। दो कायरल सेंटर है, क्योंकि इसमें एक OH होगा, इसमें एक H होगा, इसमें एक COH होगा, ये बड़ा ग्रुप होगा, कायरल सेंटर हो सकता है। ये भी सेम COH है, OH है, एक H है और एक बड़ा ग्रुप है, तो उसमें भी कायरल सेंटर है। मैं क्या करूंगा? इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा ऐसे जैसे अपन बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके। COH हो गया, इसका मिरर इमेज। मिरर इमेजेस आर डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स, वी नो दैट। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो अपन को क्या करना होता है? ठीक है, एक तो इसमें ये अरेंजमेंट हो जाएगा और दूसरा अरेंजमेंट मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको। दूसरा अरेंजमेंट जैसे मैंने यहां पर लिखा था, इसको ऐसे कर ले, ये भी एक अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो अपन अरेंजमेंट लिखेंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इधर ही अटैच होगा, क्योंकि अपन इसको बोलेंगे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। अगर इसका मिरर इमेज ऐसे होगा तो विल राइट दैट। अब देखो तुम, इस वाले मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज भी हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री 100% बनेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? नहीं है। तो अपन कहेंगे भाई अच्छा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो भी नहीं है। ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों भी ऊपर की तरफ है, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब दे आर एन एंजियोमर्स।
enantiomers are counted as different stereoisomers. ये दोनों आइडेंटिकल हो, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो अपन क्या कहेंगे, इन दोनों, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है लेकिन मैं उसको स्टीरियोआइसोमर जैसे काउंट कर सकता हूं, ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स तो दो ही है, ऑप्टिकल आइसोमर्स तीन हो जाएंगे, ये अलग अलग नहीं है, ये आइडेंटिकल। तो मैंने आपसे कहा ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स थ्री, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स वो दो ही होंगे, ये तो राइट। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स 2, तो इसका मतलब है अगर 2 है तो मैं इवन नंबर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, इवन नंबर वाले से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता, हाँ कर लेते, कर देते। और अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये n का वैल्यू 2 है, 2 - 1, सो ये 2 हो गया, इधर 2/2 - 1, यू गॉट दैट 1, टोटल कितने हो गए 3। हाँ तो बोल रहे हैं ना अपन, एक ये और बाकी ये दोनों, ये तो आइडेंटिकल होंगे ना दोनों, और ये दोनों दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो दे आर डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, तो टोटल 3 हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव कितना है, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव 1 आ रहा था, और ऑप्टिकली एक्टिव कितना आएंगे 2 आएंगे, तो फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं, एग्जांपल 2, मैं इसको हटा रहा हूं और इसको लिख लेता हूं, सपोज करते हैं अपन ऐसे, इसको भी याद कर, तो ये हो जाता अपने पास 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो अपन कहते हैं ठीक है भाई, 2 हाइड्रोक्सी, इधर बी आर लिख लेते हैं, इधर बी आर हो जाएगा, इधर बी आर हो जाएगा, तो उधर बी आर। अभी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, क्यों, क्योंकि इधर तो अगर इस कायरल सेंटर और इस कायरल सेंटर पे एक भी ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ही नहीं सकती, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इधर बी आर है उधर वो, अगर एक भी ग्रुप डिफरेंट है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे इसको देखने के बाद ही पता चल रहा था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक नहीं है, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो हमें 0.1 की जरूरत पड़ेगी, 2 to the power of n। ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये दोनों भी एनेंटियोमर्स हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 कायरल सेंटर है, टोटल आइसोमर्स हो गए 4, 2 to the power of 2 लिखूंगा, ये 4 आइसोमर बना रखे हैं। ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स 4, ऑप्टिकली एक्टिव 4, डायस्टीरियोआइसोमर्स और एनेंटियोमर्स। अगर मैं एनेंटियोमर्स लिखूंगा तो एनेंटियोमर्स हमेशा आप पेयर में बताओगे, क्योंकि एनेंटियोमर होता ही पेयर में। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। तो ये एक एनेंटियोमर हो गया, ये एक एनेंटियोमर, एक पेयर हो गया। तो 2 डायस्टीरियोआइसोमर्स की बात करें तो, डायस्टीरियोआइसोमर्स की बात करेंगे तो विल राइट दैट भाई ये दोनों डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं, द पेयर, और ये दोनों डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं, वो भी डायस्टीरियोआइसोमर्स हो गए। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, डायस्टीरियोआइसोमर्स में इन दोनों को भी डायस्टीरियोआइसोमर बोल सकता हूं, इन दोनों को भी डायस्टीरियोआइसोमर। तो ये दोनों भी डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं, ये दोनों भी, मतलब इसका इसके साथ पेयर बनाओ या इसका इसके साथ पेयर बनाओ, दोनों ही डायस्टीरियोआइसोमर्स। इसका इसके साथ पेयर बनाओ या इसका इसके साथ पेयर बनाओ, वो भी डायस्टीरियोआइसोमर्स।
तो अपन बता सकते हैं कि भाई कितने डायस्टेरियोइसोमर्स हो जाएंगे। इसका इसके साथ पेयर बना देते हैं और इसका इसके साथ पेयर बना देते हैं, तो वी कैन गेट द डायस्टेरियोइसोमर्स। सो अपन बता देंगे भाई इसमें एक पेयर इसका इसके साथ बन जाएगा और एक बार इसके साथ बन जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स हैं। भाई डायस्टेरियोइसोमर क्या होता है? द पेयर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डायस्टेरियोइसोमर्स। ये और ये और ये दे आर डायस्टेरियोइसोमर्स। तो कितने पेयर्स बना सकते हैं अपन? वो डायस्टेरियोइसोमर्स बना देंगे अपन। ये लो भाई डायस्टेरियोइसोमर्स हो गए, द पेयर ऑफ डायस्टेरियोइसोमर्स। How many pairs of diastereoisomers can be formed? That is about the diastereoisomers. So this is about that how we can calculate the number of stereoisomers. तो मैं क्या करूंगा, अब अपन number of stereoisomers क्या कर लेते हैं। आज आपका स्कूल है क्या? हाँ सर। आज ठीक है, तो आज सैटरडे तो फ्राइडे है, सैटरडे को भी स्कूल होता है? हाँ सर। संडे के अलावा सभी दिन होता, ठीक है। ये सुबह सुबह 6 बजे तो यार बहुत जल्दी हो गया। आज पहली बार इतनी जल्दी उठा ना, तो मुझे लगा यार कुछ जल्दी, मतलब जो उसमें पढ़ाने के लिए ना कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल दिया मैंने। पर कल सेकेंड सैटरडे है, छुट्टी होगी शायद। कल छुट्टी होगी तो तुम लोग बता देना मुझे, तो अपन छुट्टी होगी तो फिर अपन थोड़ा सा लेट कर सकते हैं और बड़ा क्लास लगा सकते हैं फिजिकल पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर अपन फिजिकल पढ़ेंगे। फिर जो ये अपना मॉर्निंग वाली क्लास में हमेशा उसी पढ़ेंगे और फिर अपन फिजिकल की पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो अपन अगर वैसे होगा तो अपन फिजिकल मतलब अपन को सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है जल्दी। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज, वी कैन से दैट नेक्स्ट जो अपन लिखेंगे दैट इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स। अपन ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स, ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स। तो मेरे पास ऐसे कंपाउंड गिवन है, आप जैसे चेक करके बता देंगे अपन कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियोइसोमर्स। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास ऐसे गिवन है। तो मेरे पास ऐसे गिवन है और इसमें अपन को कैलकुलेट करके बताना है नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये कायरल सेंटर हो सकता है बिल्कुल 1 2 हाइड्रोजन 3 और ये बड़ा है। ये कायरल सेंटर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है 1 2 हाइड्रोजन और ये बड़ा है। ये कायरल सेंटर हो सकता है क्या, तो अपन कहेंगे हाँ इसको भी मैं स्टीरियो सेंटर बना सकता हूँ। कैसे? अभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, लेकिन ऊपर अगर OH बना दूंगा, नीचे H बना दूंगा, इधर नीचे OH है उधर ऊपर OH है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इधर अगर अपन कहेंगे ना, जैसे मेरे पास मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। एक अपन ने ऐसे लिखा है और एक H इधर है, एक OH इधर है, एक CH इधर है और एक OH इधर है। अभी तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा ना, POS तो नहीं है ना अब इसमें था POS, अपन को दिख रहा था इसमें। तो इस टाइप के सेंटर को, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम था ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एग्जैक्टली सेम था, लेकिन फिर भी अपन उनको डिफरेंट बना के ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं। मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, लेकिन अपन उसे ऑप्टिकली एक्टिव बता सकते हैं। जैसे अपन ने एक बार पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि अपन ने कहा कि भाई अपन ने लिखा CH है, CH3 है, इधर लिखा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इधर लिखा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो अपन ने कहा ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर मैं इसको सिस बना दूं और इसको ट्रांस बना दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सिस और ट्रांस विल बी काउंटेड एज अ डिफरेंट वे। तो अपन ने कहा अगर दोनों सिस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ट्रांस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन एक सिस और एक ट्रांस है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस टाइप के सेंटर को अपन कहते हैं सूडो कायरल सेंटर। सूडो कायरल सेंटर वो सेंटर होते हैं जहां से ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बन सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव भी बन सकता है उस सेंटर से।
तो अपन उसे कहते हैं सूडो कायरल सेंटर। जैसे इसके लिए ये हो जाएगा सूडो कायरल सेंटर, इसको नीचे लिख दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऊपर लिख दो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, दे आर कॉल्ड सूडो कायरल सेंटर। अब अपन यहाँ पर इसके कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दिस इज अ सूडो कायरल सेंटर, इसमें जो ये वाला पार्ट होगा दिस विल बी अ सूडो कायरल सेंटर, सूडो कायरल सेंटर। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द सूडो कायरल सेंटर, मैं इसको बता देता हूं और अपन लिखते हैं। इसमें अपन पढ़ते हैं कि भाई कैसे अपन इसके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स में अपन आइसोमर ड्रॉ करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये सिमेट्रिक था तो इसमें भी हम फॉर्मूला यूज कर सकता था ऑड नंबर वाला, क्योंकि ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपन ऐसे बताएंगे 2 to the power of n - 1 था अगर टोटल पूछोगे तो, और 2 to the power of n - 1 मतलब 3 - 1, सो 2 to the power of 2 मतलब इक्वल टू 4 आना। तो 4 आइसोमर बताओगे आप, टोटल बताया था ना अपन ने, ये 3 है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। जैसे मैंने वहां पर तीनों पे स्टार बनाया, अपन कायरल सेंटर पे जनरली स्टार बना के बैठेंगे। तो चलो भाई लिखते हैं अपन इनके, मतलब वैसे ये COH है, इधर H है और इधर भी COH है, एक तो अपन यही बना देते हैं, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा अपन ऐसे बना COH को वहीं रखते हैं और इधर H, इधर OH, इधर OH और इधर H, इधर OH। एक अपन ऐसे बना देते, इधर OH, इधर OH और बीच वाले को OH ऐसे। एक ये तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, अब तीनों एक साथ तो करते, तीनों तो एक साथ हो ही गए। एक बार अपन ने इसको इस तरफ ले लो या इसको इस तरफ ले लो, एक ही बात है, या तो इसको इस तरफ लिख लो जैसे लिखा आपने, या इसको इस तरफ लिखो, इसको इस तरफ लिखोगे तो एक ही बात है जैसे आपने यहां बनाया, आपने लिखा COH है, इसको इस तरफ लिखा ये है, तो ये और ये जो है वो, ये और ये जो है वो आइडेंटिकल है। क्यों है आइडेंटिकल? तो अपन कहेंगे आप इसको ऐसे घुमा दो, मतलब यहां से ऐसे कर दो, तो देखो, तो अपन एक ही बात है ना, मतलब हमने एक OH को दूसरी तरफ लिखा, लेकिन अपन कहेंगे देखो भाई मैं अभी क्या बोलने वाला हूं, ये आइडेंटिकल नहीं लिख सकते अपन, इसको हटाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं तो नंबर्स कैलकुलेट करने वाला हूं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो इसमें ना, इसको ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, जो भी अपन ने बनाया था ऐसे। मैं इसको हटा देता हूं, ये नंबर आपके पास है ऑलरेडी, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, COH है और मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इसको मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, OH OH इधर H, इधर बनेगा H, इधर H, इधर OH और इधर COH, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। और ऑप्टिकली एक्टिव वो और उसका मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स आर डिफरेंट स्टीरियोइसोमर्स, मतलब मैं इसको भी काउंट करूंगा और इसको भी काउंट करूंगा। तो जब वो ऑप्टिकली एक्टिव था ना, तो मुझे उसको बनाने की बजाय मैं क्या करूंगा, हर एक कॉम्बिनेशन में 3 बनाए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था इसलिए इसको एक ही काउंट करूंगा। ऑप्टिकल आइसोमर में थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में लिखा था मैंने, फॉर्मूला में, कि अपन ऑप्टिकली इनएक्टिव को भी ऑप्टिकल आइसोमर्स में काउंट करते हैं, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव को किसी एक फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव भी बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके 2 काउंट करने होंगे, एक D और एक L, तो बनाने की जरूरत नहीं है, अपन कहेंगे अच्छा ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये और इसका मिरर इमेज 2 काउंट होंगे, क्योंकि एक ये होगा और एक इसका मिरर इमेज होगा,
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एक काउंट होगा, ये दो काउंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो अपन कहेंगे कि अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, जैसे आपने OH को इधर लिखा, मैं OH को इधर वाले OH को एक तरफ दूसरी तरफ लिखता हूं, तो क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता? ये COH है, ये COH है, मैं OH को इधर लिखूंगा, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H। तो अपन क्या करेंगे, अगर OH को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं तो अपन कहेंगे ये और ये क्या हो जाएंगे भाई, आपने यही तो बना रखा है, ये और ये सेम ही तो है, तो काउंट तो कर लिया आपने, कैसे सेम है? तो हम कहेंगे देखो मैंने आपको बता रखा है, आपको जब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई कंपैरिजन करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ देख के नहीं बताओगे, किसी भी मॉलिक्यूल को आप उसके प्लेन में कितना भी रोटेट कर सकते हो, कितना भी रोटेट कर सकते हो। अगर इसे 180 रोटेट कर दूं तो वो बन जाएगा 180, मतलब उसी प्लेन में। आप मॉलिक्यूल को कंपेयर करने के लिए ऐसे कितना भी रोटेट कर सकते हो, आप बस ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो मिरर इमेज बन गया ना, फिर तो एनेंटियोमर्स हो गए, वो तो डिफरेंट आइसोमर्स बनाती है ना आपने। उसी प्लेन में कितना भी रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल गेट द सेम। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो यही तो है, तो आपने बना तो लिया ये, तो इसको आप काउंट कर तो रहे हो DL में, तो इसको बनाने की जरूरत क्या है? और अगर आप चाहें कि बनाना है मुझे तो आप बना भी सकते हो। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब अपन क्या कहेंगे, इसमें तो कायरल सेंटर था 1 2 3 और ये बड़ा ग्रुप कायरल सेंटर है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या करेंगे अपन, मीजो हो गया। इसमें ये सूडो कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, ये सूडो कायरल सेंटर क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ हैं, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। लेकिन अगर OH को दूसरी तरफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया। और मीजो कंपाउंड पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूंगा, लेकिन किसी एक अरेंजमेंट में, कम से कम एक अरेंजमेंट में उस मॉलिक्यूल को क्या बनना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अपन ने क्या लिखा डेफिनेशन, कि भाई मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो होता है मीजो में, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरल सेंटर है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है, इसलिए अपन उसे मीजो कहते हैं। तो मीजो कंपाउंड में क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, कायरल सेंटर भी है, लेकिन किसी एक स्ट्रक्चर में कोई एक सा स्ट्रक्चर उसको एग्जिस्ट करना चाहिए। हम बनाएंगे नहीं, हम तो वही देख लेंगे, अच्छा इसको इधर करते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, हाँ इसको मीजो बोल सकते हैं। मीजो के लिए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन वो किसी एक स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, तो वो मीजो है। ये बेस्ट तरीका होता है मीजो, आपको कोई गलत नहीं करवा सकता क्वेश्चन को। भाई ठीक है, कोई आप मुझे दे दो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कोई भी स्ट्रक्चर बना के, मैं देख लूंगा उसको, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ चेक करूंगा, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो हो सकता है, लेकिन वो किसी फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव एग्जिस्ट कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो मीजो करेक्ट है, क्योंकि अभी जो बना हुआ है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अपन को दिख रही होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अपन कहेंगे अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो चलो मीजो लिख देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, हो गया तो मीजो हो सकता है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर इसका ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है क्या जिसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? अगर हाँ तो मीजो है, अगर वो नहीं है, वो एग्जिस्ट कर सकता, कभी भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, तो अपन कहेंगे वो मीजो भी नहीं। मीजो के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो तो बोल रहे हैं अपन, लेकिन किसी एक स्ट्रक्चर में उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनना चाहिए, तब भी वो मीजो कहूंगा मैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना? तो अपन ऐसे बता देंगे, जैसे मैंने ऐसे बनाया, मैंने कहा बताओ ये मीजो है क्या, तो अपन कहेंगे अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नहीं, लेकिन ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, इसको कहीं भी लिखो, इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये मीजो तो ये प्लेनो सिमेट्री तो है लेकिन मीजो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन सकता। तो उस बात को ध्यान रखना, मीजो को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका। तो एक तो मैंने ये ले लिया, अब अपन दूसरा ऐसा कर देते हैं। तो अपन कहेंगे भाई दूसरे एग्जांपल में अगर ऐसे करोगे तो इसमें तो कोई सिमेट्री हो ही नहीं सकती, इधर Cl है, इधर OH है, इधर 2⁴ करो, 8 आंसर हो। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है तो कैलकुलेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने पास, क्योंकि प्लेनो सिमेट्री किसी कंडीशन में नहीं आ सकती इसमें, तो नंबर्स काउंट करके बता देंगे। तो जो क्वेश्चन अपन से पूछेंगे ना, वो छोटे क्वेश्चन ही पूछेंगे जिसमें अपन को बना के देखना पड़े, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अपन को जिसमें अपन को बना के देखना पड़े। तो अपन क्या करेंगे, अगर मैं कुछ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं, और उसमें आप मुझे बताओगे कि उनके कितने आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे अपन ने ऐसे लिखा, बताओ भाई इसके कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टॉप फॉर द स्कूल, रुकना पड़ेगा। जी, उनको स्कूल के लिए रुकना पड़ेगा अब। सब लोग भाग गए स्कूल के लिए। फोर्टी फाइव को है, किसी का 8:45 से है, 30 मिनट्स है बाकी। तो अभी अपन कंटिन्यू रख सकते हैं क्या? देखो भाई जरा, अपन कंटिन्यू रख सकते हैं क्या क्लास? तो हाँ सर, हाँ सर। भाई किसी एक को भी अगर मतलब प्रॉब्लम होगा तो बता दे, तो अपन मतलब फिर मैं उसको कंटिन्यू रख सकता हूँ वरना, ठीक है ना? हाँ सर। ये वकुल कहाँ गया? वकुल कहाँ है? उसका क्लास होता है ना, वही सबसे ज्यादा मतलब उसका सुबह सुबह क्लास होना शुरू हो जाता है, लगता है वो सो गया। नहीं नहीं सर, चलेगा, नो क्लास। चलो फिर अपन फिर ना थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? और अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे, ठीक है? जो पार्ट अपन ने पढ़ लिया वो नहीं देखेंगे अपन, बाकी अपन वैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? नंबर ऑफ पैरेलल सेंटर्स, तो मैं अनसिमेट्रिकल वाले दे रहा था, आपको बता रहा था कि भाई अपन अनसिमेट्रिकल वाले कैसे बताएंगे। तो यू कैन राइट लाइक दिस,
तो इसमें अपन नंबर ऑफ कायरल सेंटर कैलकुलेट करके बता देंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट फॉर दैट, है ना, कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे वो अपन देख सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो आप पहले नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करो, उसके बाद नंबर्स लिखना। नंबर ऑफ कायरल सेंटर मतलब कैलकुलेट करेंगे अपन, उसके बाद नंबर्स लिखेंगे। इनमें कोई भी मॉलिक्यूल मैंने देखोगे तो सिमेट्रिक नहीं बनाया है, आपको सिर्फ कायरल सेंटर कैलकुलेट करना है। कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, आपको सिर्फ कायरल सेंटर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में कितना लिखा, फोर्थ वाले का आंसर कितना आया, आंसर ऑफ फोर्थ का आंसर कितना, 3 आया। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर आया, तो अपन कहेंगे एक तो ये हो गया, इसमें 4 आइटम डिफरेंट अटैच्ड है ना, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें तो 4 आ गए भाई, नाइट्रोजन से भी तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है ना। सो इसमें भी 4 डिफरेंट हो गए ना, और इधर भी तो एक कायरल सेंटर है, एक हाइड्रोजन होगा, इससे ये अटैच्ड है, इससे ये अटैच्ड है, इससे सीएल, जिससे सीएल अटैच्ड है, इधर सीएल नहीं था ना, तो वो भी हो गया। अब इधर क्या था, ये वाला कायरल सेंटर इसलिए है बिकॉज ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 लेकिन ये CH2 नहीं है, ये इससे सीएल अटैच्ड है, उसके 4 हो गए, ठीक है। बाकी वो 16 तो अपन लिख ही देंगे। अब इसकी बात करते हैं अपन, इसमें क्या होगा ना, पीएच में तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसमें अपन एक कायरल सेंटर इसको अज्यूम करेंगे और दूसरा कायरल सेंटर इसको अज्यूम करेंगे, तो 2 हो गए, तो अपन क्या करेंगे 2 टू द पावर ऑफ, मतलब लोन पेयर को भी अपन डिफरेंट ग्रुप अज्यूम करते हैं। जब मैंने आपको कंडीशन पढ़ाया था तो कंडीशन के बाद ही बता दिया था कि दे कैन बी डिफरेंट, लोन पेयर को भी एक डिफरेंट काउंट करेंगे अपन, इजेड में भी तो लोन पेयर को डिफरेंट काउंट करते थे ग्रुप जैसे। तो सल्फर में भी से दैट कि अगर इस पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, एक लोन पेयर, एक ये वाला ग्रुप, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ये वाला ग्रुप, दे आर डिफरेंट। इसमें अपन चेक करेंगे तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, इसके अलावा कोई नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो अपन कहेंगे इसमें सिर्फ 2 ही होंगे, 2 टू द पावर ऑफ 1। इसमें चेक करूंगा तो एक ये हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि डबल बॉन्ड अटैच्ड है। इधर अपन चेक करेंगे, एक तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन भी तो होगा ना एक, तो ये भी एक डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा, ये CH2, ये CH2, तो इस CH2 से CH2 लेकिन इस CH2 से C अटैच्ड, और एक ये भी हो जाएगा, तो इसमें टोटल 3 हो गए, टोटल द पावर ऑफ 3 लिखूंगा मैं, आइसोमर लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार चैट भी चेक कर लेता हूं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो अपन उसे बता देंगे, चलेगा, ठीक है। अब अपन इसमें कहेंगे भाई इधर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट है, इसका मतलब है ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी है, और 1 2 3 हो गए, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया, देयर इज नो सिमेट्री। इसमें भी सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये CHO है और ये CH2 है, अच्छा, तो इधर इस कार्बन से तो
दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 ये हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड अटैच्ड है। 2 to the power of 4 इट इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज के टोटल 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। ग्लूकोज के टोटल आइसोमर्स 16 हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपन देख के बता सकते हैं कि कितने आइसोमर अपन कैसे बनाए। अब मैं दूसरा एक बना लेता हूं भाई, कैसे अपन को नंबर बताने हैं स्टीरियो आइसोमर्स के, तो बताते हैं भाई कैसे बनाएंगे। छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक अब अपन छोटा छोटा क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो वी कैन राइट दैट सपोज मुझे गिवन है ऐसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ना नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो अपन को पता है। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों। अब पहले आपने जैसे फॉर्मूला लिखा ना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, तो एक बार अपन फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग करते हैं, क्योंकि मुझे आप कंफ्यूजन काफी ज्यादा बताओगे सर कंफ्यूजन हो रहा है ये, तो मैं उस पार्ट को एक छोटे से पार्ट को डिस्कस करता हूं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब दोनों एंड एक जैसे। आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय पीओएस? Then geometrical isomer is 2 to the power of n. N is the number of restricted rotation set. Rotation set. When molecule has pOS, अगर मॉलिक्यूल में pOS प्रेजेंट है तो अपन कहेंगे therefore then first point even number of restricted rotation set. Odd number of restricted rotation set. तो ये क्या ये आपने पहले भी मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले ये सीखा था। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए तो आज ही लिखा था। नो pOS, then optical isomers, 2 to the power of n. N is number of chiral center. N is number of chiral centers. तो मैं लिखूंगा B. When pairs is possible. तो मैंने क्या लिखा? Even number of chiral center 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1. और odd number के लिए क्या लिखा अपन ने? तो अपन ने कहा भाई odd number के लिए था 2 to the power of n minus 1 minus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2 और आया कितना अपने पास 2 to the power of n minus 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है। मैंने लिखा अब
इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक थर्ड पार्ट लिखना चाहता हूं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होगा कि जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आप दोनों काउंट करोगे, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड भी काउंट करेंगे अपन और कायरल सेंटर भी काउंट करेंगे। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड भी कैलकुलेट करेंगे और कायरल सेंटर भी कैलकुलेट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अगर पीओएस नहीं है देन दोनों चीजें काउंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स will be equal to 2 to the power of n, where n is स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर भी काउंट करना है और ऐसा सेंटर भी काउंट करना है जिससे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ सकता है। That is called a stereo center. We all know that. What is the difference? When last class में पढ़ा है आपको, the difference between the stereo center and the chiral center. Difference between the stereo center and the chiral center. Mayank? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर मतलब all stereo center are not chiral center, but all chiral centers are stereo center. Stereo center का मतलब है कि उसमें asymmetric atom भी इंक्लूड होंगे, मतलब chiral center भी इंक्लूड होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के restricted rotation साइड भी इंक्लूड होंगे। प्रीवियस क्लास में बताया मैंने आपको, स्टीरियो सेंटर मतलब जो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है उसको भी स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, और ऐसा कोई एटम जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है वो भी स्टीरियो सेंटर है। लेकिन कायरल सेंटर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट नहीं हो सकता, वो सिर्फ 4 डिफरेंट ग्रुप वाला, मतलब डबल बॉन्ड वाला साइट कायरल सेंटर नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या होगा जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। तो यहां पर मैं स्टीरियो सेंटर की बात कर रहा हूं और बी पार्ट में लिखूंगा व्हेन देयर इज पीओएस, when molecule can have POS। अगर POS can have लिखा है मैंने तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इवन नंबर के लिए मैं लिख सकता हूं दैट इज 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1। ये तो बिल्कुल सेम है जैसे इसमें लिखा हुआ, मतलब अब तक आपने पूरा यहां तक बिल्कुल सेम लिखा हुआ, अलग अलग क्यों लिख रहे हो आप? हाँ इसलिए लिख रहा हूं ना, बिकॉज ऑल स्टीरियो सेंटर आर कायरल सेंटर्स बट ऑल कायरल सेंटर्स आर नॉट स्टीरियो सेंटर्स। सो जो कायरल सेंटर होंगे वो स्टीरियो सेंटर भी होंगे, और जो इधर स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो स्टीरियो सेंटर होते हैं, वो भी कायरल सेंटर, वो भी इसमें काउंट हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में मैं लिखूंगा 2 to the power of n minus 1 plus 2 to the power of n by 2 minus 1 by 2। तो ये हो जाएंगे। अगर मुझे टोटल स्टीरियो आइसोमर काउंट करके बताने हैं तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा टोटल स्टीरियो सेंटर के लिए, और अगर मुझे ऑप्टिकल बताने हैं तो ये फॉर्मूले हैं, और मुझे ज्योमेट्रिकल बताने हैं तो ये फॉर्मूले हैं। अपन कहेंगे अब आप अगर देखो इधर जो आपने लिखा हुआ है वही आपने यहां लिखा हुआ है और वही आपने यहां लिखा हुआ है, ये अलग अलग इतने बार क्यों याद रखें? ना तो मैंने कब कहा कि अपन अलग अलग याद रखें। डिफरेंस सिर्फ कहां आ रहा है, इधर और इधर। इधर और इधर डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि भाई कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो 2 काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि वो डीएल हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए एक ही काउंट करना पड़ेगा, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स। तो अपन कहेंगे इसलिए यहां डिफरेंस आ रहा है।
तो फिर वहां उस फॉर्मूले में तो आपने ये वाला लिखा है, ये वाला क्यों नहीं लिखा? ये भी तो अच्छा था, छोटा भी था, ये इसको लिखना चाहिए था, ये तो बड़ा है, उसको कैसे कैलकुलेट करूं? तो अपन कहेंगे भैया ये कायरल सेंटर था. A chiral center can be called as a stereo center, but a stereo center cannot be called as a chiral center. ये स्टीरियो सेंटर है. स्टीरियो सेंटर में ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा ज्योमेट्रिकल. यहां पर अपन ने क्या लिखा है? स्टीरियो सेंटर लिखे. तो इस वाले फॉर्मूले में क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे वो स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे और कायरल वाले भी स्टीरियो सेंटर में काउंट होता है, इसलिए अपन ने इसको यूज किया. तो फॉर्मूले आपको अलग अलग समझ में आ गए. यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है. ये फॉर्मूले में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ कायरल अज्यूम करने हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, जबकि ज्योमेट्रिकल में ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर तो ये भी होता है, लेकिन ये ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर होता है. सो दैट्स व्हाई हम जो भी टोटल कैलकुलेशन करेंगे अगर सब कैलकुलेट करके तो वो इससे करेंगे. अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल भी बन सकता है और ज्योमेट्रिकल भी बन सकता है. तो अपन चेक करते हैं भाई इसमें, मतलब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई आप कैसे मुझे बता रहे. ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं और फिर चेक करते हैं खुद को क्या करना चाहिए. चलो उसको लिख रहे हैं. मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स. एग्जांपल लेते हैं अपन. ए कैलकुलेट आइसोमर्स ऑफ ज्योमेट्री स्टीरियो आइसोमर्स है, क्योंकि आइसोमर लिखोगे तो फिर मैं स्ट्रक्चरल की भी बात करना शुरू कर दूंगा. क्योंकि आइसोमर मतलब स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो सब आ जाएगा उसमें. तो स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो लिखूंगा तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं. स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ अब गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी लिखना चाहे, और मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल के मेरे पास. अपन क्या करेंगे, देखो भाई यहां से मैं शो कर सकता हूं ऑप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहां से शो कर सकता हूं ऑप्टिकल आइसोमर. तो मुझे लिखना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए देखते हैं अपन कैसे. तो अपन कहेंगे देखो भाई CH3 है, CH है, OH है, इधर CH है, डबल बॉन्ड है, और इधर CH है और CH3 है. ये कायरल सेंटर है जिसमें मैं D और L लिख सकता हूं. और ये स्टीरियो सेंटर है जिससे मैं लिख सकता हूं सिस एंड ट्रांस. मैं D और L की जगह RS भी लिख सकता हूं. ऑब्वियस सी बात है, एक R होगा दूसरा S हो जाएगा. मिरर इमेजेस DL भी तो वही होता है, मिरर इमेजेस. लेकिन RS थ्योरेटिकली कैलकुलेट किए जाते हैं और DL एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए जाते हैं. तो मैं क्या करूंगा, इसके दो सेंटर्स हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकती, 4 आइसोमर बनेंगे. हो गया. तो अपन कहेंगे अच्छा बना के दिखा दो 4. ठीक है भाई, अपने पास दो तरीके होंगे बनाने के. एक बार अपन क्या करेंगे, इसको सिज रखते हैं और इसमें एक बार R बनाते हैं और एक बार S बनाते हैं. तो इसको सिज रखते हैं, एक बार इसको R लिखते हैं, मतलब R कैसे हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये S हो गया, मतलब ये वाला हो गया जो बना हुआ है. तो अपन क्या करेंगे, दूसरा इसका मिरर इमेज बना देंगे. ये S था, अब ये R. ये सिस बना, ये भी सिस हो गया. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये बन गया अपने पास. अब सिस में भी अपन नीचे की तरफ ही बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है, बट तो सिस बनाना है मतलब अपन को पता है कि वो सिस है. ये लो भाई, तो ये क्या बन गया R. तो अपन कहेंगे ये बन गया आपका S और ये बन गया आपका R. अब अपन क्या करेंगे, अब इसको ट्रांस बना लेते हैं और फिर RS बना देते हैं. अब फिर अपन ट्रांस बनाएंगे, तो एक बार ट्रांस में R और एक बार सिस में R. ये लो भाई हो गया. क्यों अपन इसमें ट्रांस में सिस, ट्रांस में S. तो एक बार अपन ने सिस रखा इसको,
फिर इसमें RS बताया, फिर अपन ने इसको ट्रांस बना दिया, फिर इसमें RS बताया, वी गेट द आइसोमर्स। कितने बने? 4। तो अब इसमें ट्रांस बना के दिखाने की जरूरत नहीं की है, ऊपर लिखो वो भी बना दो दोनों, आप तो पता है, इसको ऊपर करोगे आप, बस बता दोगे आंसर। सबको समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट इट ना? हाउ टू राइट द नंबर ऑफ आइसोमर्स? इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, अपन इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? सबको समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अपन एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं और फिर चेक करते हैं उसमें कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो वी कैन राइट दैट, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, बी ले लेते हैं या 2, जो भी लेना है अपन को, मैं लिखेंगे अगर मेरे पास ऐसे गिवन, ठीक है, और ये CH3 का, इसमें तो अपन कहेंगे भाई अच्छा ये इधर गिवन था, ये तो अनसिमेट्रिकल है, तो अपन को पता है कि 3 है तो 8 बन जाएगा, 2 to the power of 3 8 होगा, अपन को जरूरत ही नहीं बनाने की। लेकिन अगर मैं बनाना चाहूं तो हाँ, तो इसमें बहुत सारे बनेंगे, इन दोनों से भी सिस ट्रांस बनेगा, इन दोनों से भी सिस ट्रांस बनेगा, तो काफी सारा कंपाउंड बन जाएगा इसमें। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे अपन से, क्योंकि ये वाला भी एक रेस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे देखो ना, इधर अपन ट्रांस ऐसे बना सकते हैं और इधर भी हाइड्रोजन ऐसे, एक बार हाइड्रोजन ऐसे, एक बार हाइड्रोजन ऐसे, ये सिस हो गया, उसको ऊपर की तरफ बना देते हैं तो ट्रांस हो गया, लाइक दैट। तो थोड़ा सा अपन ऐसे बता सकते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स। अब अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूं जिसमें अपन को मतलब काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं वो, कि भाई बताओ इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो मेरे पास ऐसे, मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास OH ऐसे गिवन है, मेरे पास CH है, इसमें CH है, इसमें CH डबल बॉन्ड CH है और इधर CH है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें ये स्टार हो गया, इसमें ये स्टार हो गया, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। 3 साइट हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 2 to the power of 3 लिखना है मुझे, विल गेट द आंसर 8। अगर 8 होगा तो अपन कहेंगे भाई बना के दिखाओ, तो अपन कहेंगे पहले R बना लेते हैं और इसमें सिस और ट्रांस वाले मूव कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे पहले R में ये सिस और सिस, दोनों सिस, फिर R का ट्रांस और ट्रांस, R का सिस एंड ट्रांस एंड ट्रांस, R ही लिखते हैं, चलो इसी को अपन चेंज करते हैं, सिस एंड ट्रांस, और फिर R का अपन कर लेंगे यहाँ पर क्या, सिस एंड ट्रांस, और अपन कहेंगे एक तो ये बन गया, अब अपन सिस और ट्रांस बनाएंगे तो R से, तो दूसरा अपन कहेंगे S का सिस और सिस, है ना, और S का क्या हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस, और S का हो जाएगा ट्रांस एंड सिस, और ट्रांस ट्रांस तो अभी लिखा ही नहीं अपन ने, इसी को बनाते हैं ऐसे, वो कंपैरिजन में अपन को ज्यादा अच्छा रहेगा, सिस एंड ट्रांस। तो अपन कहेंगे और क्या बना दूं मैं, तो मैं कहूंगा देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये भी बनेगा ट्रांस एंड सिस, और इधर भी ट्रांस एंड सिस, ये 8 बन गए, SRS कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉम्बिनेशन बना है। क्योंकि अगर मैं इसको इसकी जगह अगर मैं Cl लिख देता हूं, अगर इसकी जगह Cl लिख देता हूं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, CH3 वाला पार्ट, देयर इज नो सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। अगर सिमेट्री नहीं है तो अपन को पता है, अगर ये दोनों अलग अलग है तो अपन को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 हैं। तो अगर अपन से पूछेंगे हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो अपन कहेंगे अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल चाहिए तो मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगा, ज्योमेट्रिकल चाहिए तो अपन सिर्फ डबल बॉन्ड की बात करेंगे, 4 हो जाएंगे। ऑप्टिकल की बात करेंगे तो अपन कहेंगे अच्छा ऑप्टिकल की बात करना है तो मैं कहूंगा ऑप्टिकल तो सिर्फ इससे बताऊंगा, फिर कायरल सेंटर चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, दिस इज अ कायरल सेंटर, दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, तो ऑप्टिकल हो जाएंगे 2 RS कॉन्फ़िगरेशन, और स्टीरियो 8 बना रखा है। तो अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल में विल रेट दैट ज्योमेट्रिकल हो गए 4, अगर आप ज्योमेट्रिकल पूछोगे इसके लिए है, ये जो अपन को गिवन है ज्योमेट्रिकल 4, ऑप्टिकल आइसोमर्स RS, और स्टीरियो आइसोमर्स वो आपके सामने लिखे हुए हैं 8 बन। तो फिर इन दोनों का सम ये नहीं होगा क्या
नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो दोनों सेज, तो यहाँ भी तो दोनों सेज आ रहे हैं, सिर्फ आरएस कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आप बार-बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये भी तो आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपने सेम ही रखा हुआ है ना, तो ऐसे थोड़ी होगा कि इनको मतलब मैं क्या करूंगा, सिस ट्रांस में अलग-अलग कैलकुलेट करूंगा, वो तो सिस सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस सिस, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग है, इसलिए आप 4 बना रहे हैं ज्योमेट्रिकल में। तो ऑप्टिकल में अपन कहेंगे भाई ऑप्टिकल में तो आर और एस की बात होगी, बाकी थोड़ी कोई बात, बाकी और थोड़ी कोई बात होगी, ये बन गया। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, नाउ यू हैव टू थिंक डिफरेंट। आर के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं और एस के लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं थी, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो इसमें अपन और आगे भी लिख सकते हैं अपन, तो आज अपन यही रुक जाते हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम अपन फिर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप कर दो, ठीक है, और अपन क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम